रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे की जांच के इम्कानात को खारिज करते हुए कहा कि रफाल की खरीदारी का अमल जांच से परे है और कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। हालांकि रफाल सौदा हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अदालत ने रफाल की जांच से मुतल्लिक मफाद आमा की तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि रफाल डील मामले पर अपोजिशन ने मरकज को घेर रखा है। कांग्रेस ने रफाल डील को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी का मुतालबा किया है। No less than the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi and his brother judges. And the court has heard the arguments, heard the point of view of the government, of the petitioners, everyone, and has preferred to dismiss it. This raises a large question what the Bharatiya Janata Party had been repeatedly saying. This involves the nation's security. It's a decision that had been pending for a long time. But the Congress party and many people have chosen to try and manufacture a scam. They have tried to create a smoke when no smoke existed. The question of a fire does not exist. Side, if you win an election, then the EVMs are perfect. If you lose an election, then you will say that the EVMs are faulty. You can't have a situation where in the same elections you win a state, the EVMs are okay, in another state your own party colleagues say that they are not. Same is there with all of it. So I think the Congress party should learn a serious lesson from this and stop politicizing national interest. कांग्रेस की जानिब से प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरे हिसाब से कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। मेरी राय में यह फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे तो उस पर जांच होनी होती है। हम लोगों ने ये बताया था कि देखिए इसमें पहली बात तो जो नया सौदा किया गया 36 हवाई जहाज का, उसमें इनके रूल्स ये कहते हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए, फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए। उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया और उसका एग्रीमेंट साइन कर दिया। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मामला बिल्कुल साफ था, हमें यकीन था कि फैसला हमारे हक में आएगा। राफेल का जहां तक प्रश्न है, यह मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं, और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नहीं, उनकी तरफ से एक कोशिश थी, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हम जानते थे कि ये जो भी राफेल डील हुई है पूरी तरह से फेयर है। आपने देखा होगा कि इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी, पूर्व राष्ट्रपति ने भी, और साथ ही साथ जो कंसर्न कंपनी है उसके सीईओ ने भी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी। अब तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद तो फिर अब इसमें दूसरी कमेटी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, कोई औचित्य नहीं है उसका। वहीं बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के दावे झूठे साबित हुए। कांग्रेस के आरोप झूठे निकले। आज देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, उसके फैसले से यह साबित हो गया कि पूरी तरह से ये प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। विमान खरीदने पर जो सवाल उठाना पूरी तरह गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहकर कांग्रेस को जवाब मिल गया है कि किस तरह से झूठ को फैलाकर एक देश की रक्षा के लिए जो एक राफेल का
सौदा किया गया, वो प्रक्रिया में, डील में कोई कमी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पाई। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने तफसीलात फराहम की। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दाखिल 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राफेल को लेकर विमान की क्षमता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। 126 की जगह 36 विमान पर सवाल खड़ा करना गलत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। लगातार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता आ रहा था कि राफेल डील में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इंतखाब में शिकस्त खाई बीजेपी लीडर अर्चना चिटनिस ने देर रात सरेआम धमकी दे डाली। उन्होंने स्टेज से ऐसा बयान दिया कि लोग हैरान रह गए। चिटनिस ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, उन्हें अगर मैंने रुलाया नहीं तो मेरा नाम अर्चना नहीं। अर्चना वजीर भी रह चुकी हैं, उन्हें एक आजाद उम्मीदवार ने हराया। सुनिए बीजेपी लीडर ने क्या कुछ कहा था। में कमाल करके दिखाया और सत्ता नहीं है तो इस भूमिका को भी इतनी खूबसूरती से निभाऊंगी, इतनी खूबसूरती से निभाऊंगी, इतने बेहतर तरीके से उस रोल को अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनका सर नीचे नहीं झुकेगा, और जिन्होंने मुझे और जो भूल चूक से, किसी के बरगलाने से, किसी के भय में या अपने मन से अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना चिटनिस। और जो भूल चूक से, किसी के बरगलाने से, किसी के भय में या अपने मन से अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना चिटनिस। नाजरीन, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इंतखाबात में शिकस्त खाई है अर्चना चिटनिस ने, और देर रात उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए उनको रुलाएंगी वो, और कहा कि जिन्होंने उनको वोट दिए हैं वो उस पर गर्व करेंगे, पर जिन्होंने नहीं दिए उनको रुलाएंगी अर्चना। इस तरह का धमकी भरा बयान अर्चना ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया है, और खास साफ तौर पर धमकी भरे लहजे में एक तरह से उनकी बौखलाहट हार की सामने आई है। आप इससे पहले सुन रहे थे कि किस तरह से अर्चना जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रही थी कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए हैं उनको रोना पड़ेगा। अर्चना इससे पहले वजारत भी रह चुकी है, और इस बार जो है एक आजाद उम्मीदवार से उनको हारना पड़ा, जिसकी बौखलाहट साफ तौर पर उनके बयानों से दिखाई पड़ती है। नाजरीन, आपको बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए उनको वो रुलाएंगी। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से कामयाब उम्मीदवार शेरा भैया इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेरा भैया, आपका न्यूज 18 उर्दू में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का बयान जो अर्चना ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया है, साफ तौर पर धमकी दी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? इसने अर्चना चिटनिस से अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और ये भी मतलब ये दर्शाता है कि ये बीजेपी का चरित्र है। कोई भी कीमत पे जीतना चाहती है बीजेपी जी, ये इनका चरित्र है। इन्हें चरित्र का सामने, पब्लिक दुनिया के सामने अपने चरित्र को दिखा दिया है जी। और अभी बहुत जल्दी पब्लिक उनका एफआईआर दर्ज करने का मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जो ऐसी धमकी देते हैं पब्लिक को, उनके विरोध में एफआईआर दर्ज किया जाए। तो आप ये अपनी ओरिजिनल औकात पे आ गई है जी। तो आप एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं उनके बयान के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार ने करना चाहिए और पुलिस ने करना चाहिए कि एक औरत, एक अर्चना चिटनिस जैसी व्यक्ति अपनी खुलेआम धमकी दे रही है जी पब्लिक को,
और पब्लिक में इस बात का बड़ा एहसास है। पब्लिक इस बात से बहुत डर सी गई है, नाराज सी हो रही है कि हमने क्या करना चाहिए। मेरे पास तो कम से कम सैकड़ों फोन आ गए कि चिट्ठी जैसे बयान दे दिए कि रुला के रखूंगी, तो भैया आप प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि अभी मैं सरकार के कदम ब्रह्मपुर आता हूँ और अपन एक FIR दर्ज कराएंगे इसके विरोध में। जी, और क्या आपको भी उनके बयान में वो टारगेट कर रही थी, क्या ऐसा भी कहीं नजर आ रहा था? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मुझे टारगेट कर सकती है, लेकिन आम वोटर को, आम लोगों को, आम मतदाताओं को, जो जनता जनार्दन है उसको आपने खुले तौर पे धमकी दी है कि मैं रुला के छोड़ूंगी। जी बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के विरोध में तो पुलिस ने, SP साहब ने इमीडिएट ये जो सार्वजनिक धमकी दी है, इसका इमीडिएट गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करके FIR दर्ज करके इनकी अरेस्ट ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बुरहानपुर के प्रति इतनी भावना रखी है, इतना प्यार रखा है। मैं आपके लिए श्री भैया आप हमारे साथ बने रहें। अभी पहले आपको अर्चना का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो सत्ता में कमाल करके दिखाया और सत्ता नहीं है तो इस भूमिका को भी इतनी खूबसूरती से निभाऊंगी, इतनी खूबसूरती से निभाऊंगी, इतने बेहतर तरीके से उस रोल को अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनका सर नीचे नहीं झुकेगा, और जिन्होंने मुझे और जो भूल चूक से, किसी के बरगलाने से, किसी के भय में या अपने मन से अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना है। और जो भूल चूक से, किसी के बरगलाने से, किसी के भय में या अपने मन से अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना है। तो सत्ता में कमाल करके दिखा। जी शेरा भैया जी, आपने सुना कि किस तरह साफ तौर पर खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से धमकी दी जा रही थी और बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है हारने की। जी, अपना मानसिक संतुलन खो दी है और इनके अगेंस्ट में पुलिस ने FIR दर्ज करना चाहिए। जी, जो कि आप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी FIR दर्ज करवाऊंगा मैं ब्रह्मपुर आकर पब्लिक की तरफ से, क्योंकि खुलेआम धमकी देना बहुत खराब बात है। जी शेरा भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एक और पुलिस जवान ने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जैनापुरा मिलिटेंट हमले में अब्दुल मजीद की शहादत के बाद उनके घर वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब्दुल मजीद अपने खानदान की रोजी रोटी का वाहिद जरिया थे। पेशे जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांदरबल जिले के शालाबुग गांव में वाक़े शहीद सीनियर ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल मजीद गनाई का घर इस वक्त मातम कदा बना हुआ है। मजीद ने गुज़िश्ता मंगल को शोपियां के जैनापुरा में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान एक मिलिटेंट हमले में दीगर 3 साथी पुलिस एहलकारों के हमरा शहादत पाई। मजीद साल 2001 में महकमा पुलिस में शामिल हुए थे। वो अपने खानदान में कमाई करने वाले वाहिद फर्द थे। मजीद के पसमान The verdict of the Supreme Court today. मैंने वो मानना नहीं है। आप पहले फोटो ले लीजिए फिर हम शुरू करेंगे। सर आप ले लीजिए ना, ले लेना बाद में यार, तुम आप ले लीजिए फिर हम शुरू कर लेंगे। ठीक है। वेरी गुड। एक मिनट, आप भी फोन बंद करेंगे तो मैं शुरू कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टुडे is a validation of what the Congress party stated months ago, particularly on 15th of November 2018, that Supreme Court is not the forum
to decide the issue of such sensitive defense contract. Please remember, and we have circulated those proceedings in writing to you. I had said that Article 136 and Article 32 are not the forum to decide the issue, the pricing, the process, the sovereign guarantee, and the corruption in the Rafale contract. The only media, the only forum is a joint parliamentary committee which should probe the entire corruption in the Rafale deal, find out and decide who are the person who are accused, and then the process of law must be set in motion. What the government presented to the Supreme Court was one-sided, half-baked information on an unsigned affidavit, which was not scrutinized by anybody, nor was it in public domain. We have maintained from day go, and that's why Congress party chose and decided never to go to Supreme Court or invoke its jurisdiction. We went to Parliament, and even today we are in Parliament demanding a JPC. We went to CAG, which is the other forum where this matter can be examined. And if government has nothing to hide, if Modi ji and his government has committed no corruption, then I challenge him today on behalf of the Indian National Congress to submit to a JPC probe which will examine the notings on the file, which will examine and question the Prime Minister and all the Defence Ministry officials, and which will then prove unequivocally as to how a systematic corruption guided by the highest echelons of power happened in Rafale deal. Supreme Court cannot decide that process, and we thank the Supreme Court that they have rightfully said so. And I quote the Supreme Court from para 12. They have said it was made clear that issue of pricing or matters relating to technical suitability of the equipment would not be gone into by the court. They have again said in para 15 that we are constricted by our power of judicial review. They have again said in para 34 that our judgment is purely from the standpoint of our power under Article 32. Please read the AICC proceeding and statement of 15th of November. I have said all the three things. And I'm just reading for you what I said then. And I quote, सर्वोच्च न्यायालय में राफेल की सुनवाई से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है क्योंकि पहले दिन से ही आप याद करिए मेरी सब पत्रकार वार्ताओं में आप खुद मौजूद रहते हैं। हमने कहा कि इस सारे विवाद में फाइल नोटिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न तो ये फाइल नोटिंग्स पढ़ सकते क्योंकि वो सिविल सूट नहीं है, न कोई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट कर सकती। आर्टिकल 100। नाज़रीन, रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले पर रणदीप सुरजेवाला मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।